तो मित्रों नमस्कार, मैं रीना एक बार पुनः स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल साहित्य गंगा पर। मैं बता दूं आपको कि लगातार प्रीवियस ईयर पीजीटी का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। अगर आप सभी पेपर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे साहित्य गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और आपको सभी पीजीटी के पेपर एक साथ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि बीपीएससी में भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपी पीजीटी या टीजीटी में भी पूछे गए हों वही क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो सभी जगह, चाहे वो आप यूपी की तैयारी कर रहे हो या बिहार की या फिर एमपी की, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है वो सब जगह सेम ही क्वेश्चंस बनते हैं उससे, और भाषा विज्ञान से भी सेम ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप निसंकोच बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अवश्य देखिए, अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और कोई गुंजाइश अगर सुधार की हो तो मुझे ज़रूर बताएं। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखिए किया हुआ है। पहला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो जवाब हो जाएगा नंबर ए 1893 से 1918 तक। द्वितीय उत्थान यानी कि आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा हुआ है, और जब गद्य साहित्य की बात आती है और काव्य साहित्य आती है तो वहाँ उन्होंने गद्य और काव्य को भी अलग अलग उत्थानों में या भागों में बांटा हुआ है। जैसे देखिए, प्रथम उत्थान को अगर देखें तो उन्होंने 1925 से 50 तक बांटा हुआ है, अर्थात सन में देखेंगे तो 1868 से 1893 तक। द्वितीय उत्थान देखिए तो संवत 1950 से 75 तक, अर्थात 1893 से 1918 तक। 1918 से 1984 तक को उन्होंने तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। तो ये तीनों उत्थान आप ध्यान रख लेंगे, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में द्वितीय अभी तो पूछ लिया है, तृतीय या प्रथम से क्वेश्चंस बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1800। आंसर बनेगा आपका डी। और इसके संस्थापक कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं इसके संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित शिव कुमार सिंह तथा पंडित राम नारायण थे। इसके सभापति भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्णदास जी थे। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो नागरिक प्रचार सभा काशी के द्वारा प्रकाशन हुआ था, और हिंदी शब्द सागर प्रकाशन 1929 में नागरिक प्रचार सभा काशी द्वारा हुआ, और इसके संस्थापक कौन थे? वो श्याम सुंदर दास थे। और ये किसकी है हिंदी शब्द सागर? ये आचार्य शुक्ल की जो तक है ना, उसी का ये एक तरह से कहें, पहले हिंदी साहित्य के इतिहास न लेकर के हिंदी शब्द सागर नाम से ही वो प्रकाशित हुई थी, फिर वो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में पूछा गया है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? तो ये कथन है गारसा द तासी का। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम तक निर्धारित किया है। तो सही जवाब हो जाएगा, अभी मैं कह ही रही थी कि प्रथम और तृतीय से भी क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए यहाँ पे एक ही साल में 2 क्वेश्चंस हुआ है। आंसर सी होगा 1868 से 1893 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 है पुस्तक जल्हड़ हाथ चली गजन रिकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो जानते हैं आप पृथ्वीराज रासो ने पूरी पुस्तक एक तरह से माना जाता है कि उन्होंने नहीं लिखी थी, तो अपनी पुस्तक को अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में सौंप करके वह चले गए थे। जब उनको लेने के लिए एक तरह से कहें, जब पृथ्वी के साथ वो चंद्रबरदाई के साथ ही रहा करते थे ये, तो चंद्रबरदाई जब गए भी अपनी पुस्तक को अपने पुत्र के हाथ में सौंप के उनके साथ चल दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 12 लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिये सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है। तो ये जानते हैं आल्हा से है और आल्हा खंड के लेखक कौन है बताइए मुझे। वह है परमाल रासो को ही हम लोग आल्हा खंड के नाम से जानते हैं और इसके लेखक हैं जगनीक। और आल्हा कब गाया जाता है तो बरसात के समय में गाया जाता है। और ये क्वेश्चंस बना हुआ है कि आल्हा जो गीत है वो किस मौसम में गाया जाता है तो बरसात। और उत्तर भारत में बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। बुंदेलखंड विशेषतः महोबा के आसपास में इसका चलन बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था। तो राजमती से रूठकर विशलदेव जो चले गए थे, आंसर नंबर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में पूछा गया है सन 927 आहा कथा कभी कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा। तो आप बताइए 927 का ईस्वी सन क्या बनेगा आपका 1520। 1520 किसके ऐसी की पद्मावत के लिए जिसका रचनाकाल 1520 माना जाता है। और जैसी की अन्य रचनाएं पद्मावत अखराव ठाकरे कलाम ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 में पूछा गया है अष्टयाम नामक पुस्तक में की दिनचर्या का वर्णन है। तो में जानते हैं राम अष्टयाम पुस्तक नाभा दास की है और इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है 8 पहरों का। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। तो शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीर में बांध करके गंगा में डुबोया था। आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी को ये देखते हैं ऑप्शन में, यानी हिंदी भाषा में वो रचना कर रहे थे तो उनको मुसलमानों ने उपालंब यानी कि व्यंग्यात्मक रूप में उनको बातें कही थी। तो वो थे आपके नूर मोहम्मद थे और इनकी रचना क्या थी इंद्रावती। और अनुराग बाश्री भी इनकी रचना है। और इन्हें जब इंद्रावती की रचना करी तो फिर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उनको उपालंब रूप में उनको कुछ बातें सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में पूछा गया 84 बैसड़ों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आंसर बनेगी वल्लभ संप्रदाय से। और 84 बैसड़ों की वार्ता के लेखक कौन है तो जानते हैं इस ग्रंथ के हैं विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी। और गोकुलनाथ 84 बैसड़ों की वार्ता और 200 बैसड़ों की वार्ता ये दोनों रचनाएं उन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में पूछा गया नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। तो अभी वहाँ पे पूछा किसकी वर्णन किया गया है किसके जीवन का। और यहाँ पे पूछ रहा है किस भाषा में। तो ये ब्रज भाषा में ब्रज भाषा गद्य में लिखा हुआ है। आंसर सी बनना चाहिए। आइए देखते हैं नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम ब्रज भाषा गद्य में इस ग्रंथ में राम और सीता के 8 पैरों का वर्णन। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर के की। इसका एक और ग्रंथ अष्टयाम अवधी भाषा में भी मिलता है। तो इसलिए मतलब अवधी मिलने के कारण भी इस जो एक तरह से है तो आयोग ने इसको क्या फॉल्स मान लिया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु किया है। इंपॉर्टेंट किया है आप याद कर लेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। और रामानंद को जानते हैं आप लोग आकाश धर्म गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आनंद के गुरु का नाम राघवानंद था और ने रामावत संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये द्वारा रचित ग्रंथ देख लीजिए रामानंद का वैष्णव मताब्ज भास्कर रामार्चन पद्धति योग चिंतामणि राम रक्षा स्रोत आनंद भाष्य ये सभी रामानंद के ग्रंथ हैं। इनके रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं जिनमें से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए आनंद है सुखानंद है भावानंद है पीपा है कबीर दास है सेन है धन्ना है रैदास है और पद्मावती है सुरसुरी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिए गए
शिष्यों में से कौन से शिष्य रामानंद नहीं है? तो आप शिष्यों का नाम याद रखेंगे जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपसे न छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया मृगावती का लेखक है, तो सही जवाब हो जाएगा मृगावती के लेखक कौन है? आंसर मृगावती, और इसकी प्रकार 1503 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? सही जवाब क्या बनेगा आपका? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना? विष्णु की उपासना। आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य हुआ है। तो कयामत का वर्णन किस में हुआ है? आखिरी कलाम में किया गया है। और कयामत से क्या तात्पर्य होता है कि प्रलय की जो स्थिति बनती है ना, एक तरह से कि मौत की जो समय आता है, तो वही प्रलय की कथ नियोजित है, उसी को हम लोग कयामत भी बोल सकते हैं, यानी कि मौत से पहले वाला जो क्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिका हंसेसिकी को हाँ यानी कि किसने किससे कहा है? तो ये जानते हैं, एक बार ऐसा हुआ था कि जायसी ने शेर शाह के दरबार में गए हुए थे और शेर शाह इनकी जायसी वैसे शारीरिक रूप से मतलब चेहरे से सुंदर नहीं थे, तो इन्हें देख करके शेर शाह ने हंस दिया था। तो उसी पर जायसी ने कहा था कि मोही का हास्य की को हरें, यानी कि आप मुझे हंस रहे हैं या फिर हरि को हंस रहे हैं जिन्होंने इस रूप को बनाया है। तो ये बात जायसी ने शेरशाह से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया शिवा को बखानो छत्रसाल को। इसमें शिवा का अर्थ क्या है? शिवा का अर्थ है शिवाजी, यानी कहते हैं कि छत्रसाल और शिवाजी दोनों के दरबार में भूषण ने रह करके रचनाएं करी थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि भूषण की पालकी को छत्रसाल ने अपने कंधों से एक तरह से कहें तो कंधा दिया था। तो इसी पर उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं किसकी बखान करूं, शिवा की बखान करूं या फिर छत्रसाल की। तो ये पंक्तियां भूषण की हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो नावक का यहाँ पे अर्थ क्या होगा? आंसर नंबर यहाँ पे बनना चाहिए बनना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या मान लिया गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाव के तीर में नावक का अर्थ दिए गए कोई भी एक सही नहीं है, अतः आयोग ने इसका उत्तर फुल मार्क्स यानी कि फॉल्स मान करके सबको इसका आंसर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? तो आंसर बनेगा आपका सी, भाषा भूषण को चंद्रलोक की छाया माना जाता, चंद्रलोक की भाषा भूषण यानी कि परिभाषा भूषण की रचना मानी गई है। नेक्स्ट है 23 जात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रित भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी है? तो ये बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, केशव दास की है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है अभिधा उत्तम का है मध्य लक्षण लीन अधम जना रस बिरस किसका कथन है? तो आंसर बनेगा सी, देव का। ये तो अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया इनके 1.5 शेर सोना हो गया रास बंचना पूरन भया आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है, तो इन पंक्तियों का संबंध मतलब किस रचना से पंक्तियां गई हैं? तो आंसर बनेगा चंद छंद वर्णन की महिमा से ये पंक्तियां लिया गया है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो यह काल चक्र पुस्तक से ली गई है और यह 1873 में प्रकाशित हुआ था। उसी में यह बात उन्होंने बोली थी, हिंदी नई चाल में ढली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 में पूछा गया घूरे के लता बिने कनातन के डोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था?
तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र ने ज़्यादातर बहुत छोटे छोटे शब्दों पर निबंध लिखा हुआ है, जैसे मौत, बात, मनोयोग, वृद्धभोन निबंध, ये सभी उनके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 में पूछा गया, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है, तो ये काव्य पंक्तियाँ किससे हैं? प्रिय प्रवास से ली गई हैं, और प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिऔध की। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है प्रिय प्रवास को, और इसमें टोटल 17 सर्ग हैं, और इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का वर्णन किया गया है, और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य अभी मैं बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया करते थे, और एक बार आर्थिक तंगी हो गई थी, पत्रिका संपादन के लिए अर्थ यानी कि धन नहीं इकट्ठा हो पा रहा था, तो फिर इन्होंने पत्रिका के माध्यम से पत्रिका में ही लिखी थी कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पूछा गया है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कलम होनी चाहिए, कमल टाइपिंग एरर है, कलम की कारीगरी लेखक थे, तो वो कौन थे आपके? आंसर बनेगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और ये बात बोली किसने है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के बारे में, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 31 में पूछा गया है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने करी थी? तो आंसर आपका आंसर नंबर बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करी थी। और आलोचना जानते हैं किस बात पे हो गई थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने भाषा और व्याकरण ग्रंथ शीर्षक नाम से लेख लिखा, उस लेख में इन्होंने अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया, और आत्माराम के नाम से ये बाल मुकुंद गुप्त ने इनके क्या करी थी? आलोचना कर दी थी। और फिर इसके बाद द्विवेदी जी ने इनके जवाब में फिर लिखा था कि स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, और कल्लू अल्लाहित छद्म नाम से इसका जवाब दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में पूछा गया, अंतःकरण की वृत्ति के चित्त का नाम कविता किसकी है? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आंसर भी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आंसर नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 में पूछा गया, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, पंत जी ने इस कथन को कहा, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। 35 में देखते हैं, 35 में पूछा गया, निबंध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो आंसर बनेगा आपका राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, जबकि प्रसाद की प्रलय की छाया, निराला की शिवाजी का पत्र और विनय पत्रिका निबंध या निबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, 1951 में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो दूसरे शतक की जो कवित्री हैं वो आपकी हैं शकुंतला माथुर, आंसर बनेगा सी। और दूसरा शतक 51 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा शतक आपका 59 में, और चौथा शतक 1979 में प्रकाशित हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और चारों शतकों के कवियों का नाम प्रयास करेंगे, जैसे भी आप ठीक कैसे भी याद करिए, इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है, तो ये गुलाम मंडी जानते हैं आप किससे है? गुलाम मंडी यह इसकी लेखिका है निर्मला भूराड़िया, और ये गुलाम मंडी उपन्यास एक तरह से कहें तो
थर्ड जेंडर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी रचनाकारों यहाँ पे देख सकते हैं। इदम नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी कहे, ईश्वरी फाग, ये मैत्रेयी पुष्पा की हैं। उसके हिस्से की धूप, बंसज, चितकोबरा, अनित्यमय और मैं कठगुलाब, ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है संकलन त्रय में कौन नहीं है। तो संकलन त्रय में 3 चीजों का उल्लेख होता है, स्थान, काल और वस्तु। इन तीनों का उल्लेख होता है, जबकि कथानक का कोई उसमें संकलन त्रय में वस्तु, स्थान, काल या समय को लिया जाता है। तो 3 चीजें आप ध्यान रखेंगे, वस्तु, स्थान और काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दृष्टि में किस युग के लेखक व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। के ऐसे लेखक थे जिनकी दृष्टि व्याकरणों पर नहीं जमी थी, वो थे भारतेंदु युग के। और जानते हैं व्याकरण पर दृष्टि अच्छी तरह से कब गई, द्विवेदी युग में, ये आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पूछा गया है फरिश्ते निकले है। तो फरिश्ते ने मैत्रेयी पुष्पा पर आधारित उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र हैं बेला, बहू। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद से 41 में। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। 41 में कह रहा है उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। तो उपन्यास के तत्व क्या होते हैं, तो देखिए कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, ये तीनों ही होते हैं, जबकि रंग निर्देश नहीं होता। रंग निर्देश किस में होता है, ये मंच की सज्जा के लिए होता है रंग निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता। प्रकृतियाँ कितनी होती, 5 होती हैं। ये आप यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं आता है। तो देखिए कार्य, प्रकृति, पताका, ये विषादांत नहीं आता है। तो आंसर बनेगा आपका डी। 5 प्रकृति कौन कौन, देखिए बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। ये पांचों आपको याद होना चाहिए था, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में पूछा गया है कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। इसमें वह यानी कि कर्म के बिना वह लूल्हा और लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है, भक्ति के बिना हृदय विहीन है और निष्प्राण भी रहता है। और वह किसके लिए आया है, कर्म के बिना वह, मतलब वह कौन, तो वो है आपका आंसर नंबर ए बनेगा धर्म, वह धर्म के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में पूछा गया बंग महिला का असली नाम क्या था, तो बनेगा बी राजेंद्र। ये इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में पूछा गया इंदु किसकी छाया मानी जाती है। तो इंदुमती कहानी के लेखक जो है किशोरी लाल गोस्वामी है और यह टेम्पेस्ट की छाया अनुवाद मानी जाती है। आंसर सी। 46 में पूछा गया मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है। आंसर बनेगा यहाँ पे सी कि जो है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है। और यह मुद्रा राक्षस नाटक किसका, तो संस्कृत के कवि 7 अंक लिखा गया नाटक है और 20 रस प्रधान नाटक है। इसमें प्रमुख पात्र देखिए नंद है, राक्षस है, चंद्रगुप्त है, मलय केतु है, छपड़क है, चंदन दास है, शंकर दास है, करभक्त है, ये सभी इसके पात्र हैं। और इसका उपजीव्य ग्रंथ पूछ ले कभी कभी कि मुद्रा राक्षस का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो आप विष्णु पुराण बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में पूछा शर्मा ये विदेश में रहते हुए भी अपनी मिट्टी यानी कि भारतीय चीज़ों से संबंधित कहानियाँ लिखते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी कहानीकार के रूप में जाना जाता है। और इन कहानी संग्रह देख सकते हैं आप, ढिबरी राइट, देह की कीमत, ये क्या किया, और पासपोर्ट के सीधी रेखा की परतें, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ते, ये सभी तेजेंद्र कहानियाँ हैं। और ब्रिटेन में रह भारतीय मूल के कवि हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी साहित्य कहा। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कार्यावस्थाएं भी कितनी होती हैं, 5। और ये पांचों में पूछ रहे कौन नहीं है। तो प्रयत्न होता है, प्रत्याशा भी होता है, फलागम भी होता है, उत्पाद्य नहीं होता है। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा, डी। 5
कार्यावस्थाएं प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये आप याद रखिए। 49 में नदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो कौन से ऐसे निबंधकार हैं? आंसर बनेगा आपका सी, गोविंद नारायण मिश्र के ध्यान में कौन रहा करता था? बाण और दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर 50 में पूछा गया है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना? तो ये तो बहुत कई बार पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। 51 देखिए पूछा गया, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी? तो संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने करी थी? तो वो करी थी आपके बाल कृष्ण भट्ट ने। सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया, मणिकर्णिका आत्मकथा है? तो ये किसकी है मणिकर्णिका? तुलसीराम की है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये 2 भागों में है। पहले भाग का भैया 2010 में आया था और दूसरे भाग मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुआ था। और मोहनदास नैमिषारण्य की जो है वो है अपने अपने पिंजरे, और जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 में पढ़ गया, आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद मिशन प्रेस से आजमगढ़ रीडर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 के बाद 52 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन साहित्य पत्रिका के संपादक हैं? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? विभूति नारायण राय, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये मासिक पत्रिका था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ये आप ध्यान रखेंगे। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 में पूछा गया, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे? तो हंस पत्रिका कब प्रकाशित करते थे राजेंद्र यादव? तो 1986 से 2013 तक, आंसर नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1986 से 2013 तक रहे हैं राजेंद्र यादव जी। सवाल में पूछा गया, निज भाषा उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, कविता किस पत्र में छपी थी? तो ये जो कविता है किनकी है? भारतेंदु जी की है, और ये छपी किस में थी? तो हिंदी प्रदीप में, और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 में पूछा गया, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिजत जाए, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कौन से अलंकार है? भ्रांतिमान, यानी कि नाइन जो जानते हैं कि पैर कलर करने का जो लोग काम करते हैं, नल काटने का शादी विवाह में, उनको नाव बोलते हैं। तो इनकी उनकी औरत जो नाइन थी वो आए, और रानी की एड़ी में जो उनका कलर था ना, मतलब वो एड़ी का ही कलर लाल था, और उन्हें समझ रही थी कि इसमें महावर लड़ा हुआ है पहले से, तो वो उसको छुटाने का प्रयास बार बार कर रही थी। उसे भ्रम हो गया था कि इनके पैरों में पहले से महावर लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 में, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? तो मन यहाँ पे क्या है जानते हैं? उपमा अलंकार में चार शब्द होते हैं, और चार जो आपके शब्द होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। और इसमें आपका जो आंसर बनेगा मन जो है उपमेय होगा, आंसर नंबर ए। चार शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए जिससे देखिए आप ध्यान रखेंगे, उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक होता है, और एक होता है आपका साधारण धर्म। ये क्या होता है? साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। जैसे हम ये कहें कि आपका मुख कमल के समान है, तो आपका मुख क्या हुआ? उपमेय हुआ। कमल क्या हुआ? उपमान, जिससे तुलना दे रहे हैं हम। वाचक क्या हुआ? समान। और साधारण धर्म क्या है? कमल, यानी कि सुंदर होना चाहिए था, कमल के समान सुंदर है, तो सुंदर आपका क्या होगा?
साधारण धर्म हो जाएगा। साधारण धर्म मतलब दोनों में जो वह धर्म विद्यमान है वो साधारण धर्म है। बाकी तुलना की जाए तो उपमान से और उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 में अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो आंसर बनेगा आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा आपका 20 में आंसर नंबर सी। 61 क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा गया विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो आंसर बनेगा बी, भरत मुनि का यह कथन है। विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में पूछा गया इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो नाट्य वृत्तियाँ भी कितनी होती हैं ये आप याद रख लेंगे। तो पूछ रहे कौन सी नहीं आती है, तो सात्विकी आती है, सात्विक आती है, कैसकी आती है, आर्भटी आती है, ये भारती नहीं आती है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत। तो नाट्य वृत्तियाँ 4 होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, कैसकी, आर्भटी, भारती और सात्विकी, यही 4 नाट्य वृत्तियाँ हैं। ओहो सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, ये सात्विक लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए सात्वती। देखिए ये छोटे छोटे एग्जाम में हम गलतियाँ कर आते हैं जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे आंसर आपका ये बन जाएगा, सात्विक दिया हुआ है तो यहाँ पे सात्विक जो है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आती। अगर सात्वती होता तो फिर वो आपका आंसर नहीं होता। सात्विक अनुभाव होता है और ये अनुभाव सात्विक अनुभाव 8 होता है, जिसे आप देख सकते हैं स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय। ये सात्विक एक प्रकार से अनुभाव है, न कि नाट्य वृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 में पूछा गया हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति किसकी है? तो आंसर बनेगा आपका शैली का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र क्वेश्चन था। 64 में पूछा गया रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? तो आंसर बनेगा बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर के। जगन्नाथ की यह पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और ये पंक्तियाँ किसमें से ली गई हैं? रसगंगाधर में, इनकी रचना रसगंगाधर है। 65 में पूछा गया सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? तो आंसर बनेगा सी, कालरीज ने इस बात को कहा कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। और कालरीज की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशन ऑफ द इंक्वायरिंग स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में पूछा गया वाणी और अंगों के अभिनय जिनके द्वारा प्रकट हो वे हैं, वो क्या है? अनुभव है। अभी आपने वो अनुभव देखे थे कि अनुभव कितने होते हैं? 8। वैसे तो 2 भागों में अनुभव को बांटा जाता है, कायिक और सात्विक। फिर सात्विक के भी अलग अलग 8 भेद होते हैं, जो भी आपने ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? तो ये कथन है आपके भामा का। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 में पूछा गया श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, दक्षिण नायक है। और रस की दृष्टि से नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से नायक कौन कौन से होते हैं? दक्षिण, अनुकूल, सठ और धृष्ट। इसमें श्री कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। दक्षिण नायक की विशेषता क्या है? एक से अधिक पत्नी वाला होता है तो उसे दक्षिण नायक कहते हैं, किंतु वह प्रधान पत्नी या महिषी का क्या करता है? सर्वाधिक ध्यान रखता है और सभी नायिकाओं के प्रति व्यवहार उसका सरल और सदैव होता है। इस प्रकार के नायक को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण नायक कहते हैं। और अनुकूल नायक कैसा होता है? देखिए अनुकूल नायक सदैव एक ही नायिका से अनुरक्त रहता है, यानी एक ही नायिका से प्रेम करता है। सठ नायक की क्या विशेषता होती है? अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है किंतु प्रकट में नहीं। यानी कि सठ कौन होता है? जो लुक्का छिपी करके दूसरी नायिकाओं से भी प्रेम करता है और ओपन नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में पूछा गया भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है। तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? वो है आपके 10, आंसर नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और 10 गुण कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारी, अर्थ, अभिव्यक्ति, उदारता और कांति। ये 10 काव्य के गुण बताए हैं भरत मुनि ने। 70 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो अर्थोपक्षेपक जानते हैं ये 5 मानी गई है और इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है? तो नियताप्ति नहीं है, आंसर बनेगा आपका सी। देखते हैं 5 अर्थोक्षेपक कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे वो है प्रवेशक, चूलिका, विस्कंभक, अंकास्य और अंकावतार। ये पांचों आपके अर्थोपक्षेपक है, जबकि नियताप्ति आपके अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये कार्य अवस्था के अंतर्गत आती है। कार्य अवस्थाएं भी 5 मानी गई हैं, जिनमें से देखिए प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। इसमें देखिए ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि नाट्यवृत्तियाँ, नाट्य संधियाँ, इस टाइप से क्वेश्चंस इस पेपर में बना हुआ है। 71 में पूछ रहा है आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो आनंदवर्धन का संबंध किससे है? वो है ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है आनंदवर्धन, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में पूछा गया है विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव, आंसर नंबर सी। और विभाव भी 2 तरह के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन को जानते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है? नायक नायिका की उपस्थिति ही आलंबन विभाव है, और जो उद्दीपन विभाव है वहाँ का जो वातावरण होगा, वहाँ की जो परिस्थितियाँ होंगी वो क्या हो जाएंगी? उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 में पूछा गया है निम्नलिखित में से धीरोदात्त नायक कौन है? तो आंसर बनेगा डी, भीमसेन जो है धीरोदात्त नायक है। और नायक वैसे साधारण रूप में देखें, सरल रूप में तो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। तो देखिए यहाँ पे धीरोदत्त का दिया हुआ है विशेषता, यह मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण आत्मश्लाघी होता है। मतलब अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व रहता है धीरोदात्त वाले नायक को। ठीक है, और इस प्रकार के नायक बहुत कम मिलते हैं। गौण पात्र तथा प्रतिनायिकाओं में अवश्य इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे रावण है, परशुराम है, भीमसेन है, ये सभी धीरोदत्त नायक के उदाहरण हैं। सबसे अच्छा नायक माना जाता है वैसे इसमें जो 4 प्रकार दिया है इसमें से धीरोदात्त नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये कथन किसका है? तो आंसर बनेगा डी, मैथ्यू आर्नाल्ड का। और सेम ऐसे ही इसी तरह से मिलती जुलती पंक्तियाँ प्रेमचंद की भी हैं कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, ऐसे कुछ उनकी पंक्तियाँ हैं प्रेमचंद के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 में पूछा गया है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ लेखन शैली का कहें तो या ध्वनि का यहाँ पे प्रयोग है और वहाँ उस वजह से यहाँ पे अर्थ बदल जाता है। देखिए राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, यानी कि जिसके हृदय में राम नहीं है उसके अंदर क्या होगा? विपत्ति की ही खान होगी, और जिसके हृदय में राम है उसके लिए विपत्ति हो ही नहीं सकती, उसके अंदर विपत्ति नहीं होगी उसके हृदय में। तो इसमें पूछ रहे कौन सा अलंकार है? तो आंसर बनेगा सी, लाटा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, च जो है अल्प प्राण है। अल्प प्राण कौन सा होता है? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है अपने वर्ग का वह अल्प प्राण होता है, जबकि द्वितीय और चतुर्थ क्या हो जाता है? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 में पूछा गया वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो आंसर बनेगा वाक्य विचार में वाक्यों का अध्ययन किया जाएगा, जाहिर सी बात है। 78 में पूछा इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जानते हैं 5 बोलियां आती हैं,
लेकिन यहाँ पे अवधि जो है उसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया? 79 में पूछा है लिखित भाषा में विचारों कैसे व्यक्त करते, तो लिखित भाषा में लिखेंगे, जाहिर सी बात है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ये आपका आंसर बनेगा डी। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतःस्थ। ये क च ट ये सभी क्या है आपके स्पर्श व्यंजन है। 81 में पूछा गया चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए बिनु वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे श्लेष हो जाएगा। और ये ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर, इसका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 में पूछा गया पंजाबी की लिपि है, तो पंजाबी की लिपि की गुरुमुखी लिपि, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे लिपियाँ दी गई हैं, यहाँ से भाषा से क्वेश्चंस अवश्य बनता है किसी भी एग्जाम में, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। मराठी की लिपि देवनागरी है। नेपाली की और संस्कृत की, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, इन चारों की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। फ्रांसीसी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की लिपि फारसी। बंगाली की लिपि बंगला। ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा? कलत्र जो है आपका नपुंसक लिंग है, बाकी स्त्री, दारा, पत्नी ये सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में यानी कि ध्यान में मग्न, आंसर बनेगा सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो अंधकूप, आंसर नंबर ए। कर्मधारय में क्या होता है? उपमेय और उपमान का एक तरह से कहें तो विशेष से विशेषण की तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में पूछा गया हमारे की कमी नहीं में जयचंदों की संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जानते हैं जयचंद नाम का एक व्यक्ति जो अपने देश के साथ विश्वासघात किया था, उसी के नाम पर ये मुहावरा बन गया है। तो कह रहा है कि जयचंदों की कमी नहीं, यानी किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, उसके तरह के और भी लोग हैं, यानी कि जातिवाचक सेंस हो गया है यहाँ पे, सी आंसर हो जाएगा। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में से कौन सा कारक है? छल से पराजित किया, तो छल से यानी कि अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो आंसर बनेगा आपका बी, दुह धन जन विसर्ग संधि है। 89 में आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो वो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूछ रहा है आपका घर जिस शहर में उस शहर का नाम, यानी नाम स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो वो बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है अनुरूप में कौन सा समास है? सही जवाब हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 में अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अभी हमने बताया अव्ययी भाव समास है, और जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ दिख जाए उसमें आप अव्ययी भाव समास लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में पूछा गया उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए, सही का चयन कीजिए। तो चारों में सही कौन है? आंसर बनेगा बी, उत धन ज्वल, ये क्या होंगे? उज्ज्वल के संधि विच्छेद होंगे, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, तो आंसर बनेगा आपका सी, दारा, ये क्या है? पुल्लिंग है। बाकी हवा, कोयल और शिक्षा ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। और लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? ऐसा क्वेश्चंस बन जाए तो आप क्या बताएंगे? लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय कैसे हम लोग उसको निश्चित करते हैं या जानते हैं? तो उनके साथ जो क्रिया लगी रहती है ना, उससे हम मानते हैं कि वो मतलब स्त्रीलिंग है वस्तु या फिर पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ अप्राणीवाचक जिसमें प्राण नहीं हो तो उसको हम कैसे निर्णय करेंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है?
तो उसके साथ जो विशेषण होगा उससे, और फिर जो उसके साथ क्रिया लगी होगी उससे, इन दोनों से हम क्या करेंगे, उसके लिंग का निर्णय कर लेंगे। तो आंसर बन जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, तो आंसर बनेगा अपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 में पूछा गया कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है, कोई कुछ, यानी ये निश्चित संख्या में नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर बनेगा सी। ये सर्वनामों के यहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, ये, वे। निश्चयवाचक में यह, वह, ये निश्चित है। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ है। संबंधवाचक शब्दों में जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखें तो कौन और क्या है। निजवाचक में क्या है, आप है। इन शब्दों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 में, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91, 96 हो गया। 96 के बाद 97, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता के लिए, श्रोता क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है, यानी कि बोलने वाला वक्ता जो है उत्तम पुरुष का होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष का, और जिसके बारे में बात की जाती है, मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं वक्ता हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, और आप मध्यम पुरुष वर्ग के हैं यानी श्रोता हैं, और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग आपस में, तो वो थर्ड क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो पूर्व पद संख्यावाची किसका होता है, वो है द्विगु समास का, यानी कि द्विगु समास में पहले पद जो आता है ना शब्दों में, उसका कुछ न कुछ संख्या में अर्थ होता है। जैसे चौराहा में क्या है, 4 राहों का यहाँ पे समाहार या समूह किया गया है, तो ये 4 जो है आपका क्या है, संख्यावाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 में पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो आंसर बनेगा ये बनावट जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 में पूछा गया बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है, तो ऋतुपति सही है, कुसुमाकार सही है, मधुमास ये भी सही है, कांतार ये जो है बसंत के पर्यायवाची नहीं है। कांतार किसके पर्यायवाची हैं, ये विपिन, वन, अरण्य, जंगल के पर्यायवाची हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 101 में पूछा गया नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करिए, तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए बनेगा, सॉरी कवित्री, आंसर नंबर सी बनेगा। देखिए जल्दी में यही हो जाता है, आंसर क्या बनेगा आपका सी कवित्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका सी सफ़ेद दुहे तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। श्वेत होता है तो फिर आपका ये भी तत्सम हो जाता है। जानते हैं तत्सम संस्कृत के वह शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, प्रयोग होते हैं, वो तत्सम होते हैं, और जब उसके रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तद्भव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103 में पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है, तो यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, तो तत्सम कौन सा है, तो आंसर बनेगा आपका ए, आंसर बननी चाहिए ए। ये कुकुर जो है क्या है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा, कुत्ता, तो सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए। यहाँ पे सी लग गया है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई, सही कौन सा है, ऐसा चयन करना है, तो सही जवाब होगा आपका सी अनुगृहित। जो वर्तनी वाले शब्द हैं इसको आपको जो शुद्ध है उसको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे एक ही तरह की 4 वही बात है, सही का चयन करना है, तो इसमें 36 संख्या का जो है शब्दों में कैसे लिखते हैं, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर सी भातृजाया। भातिजाया ये आपका क्या है,
तत्सम है, यानी कि भौजाई को हम लोग क्या कहेंगे, भातृजाया। जाया मतलब पत्नी, भाती मतलब भाई का। 107 में पूछा गया कई शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई, सही का चयन करना है। देखिए वर्तनी से यहाँ पे लगभग 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो आंसर बनेगा यहाँ पे बी, ऊपर ही लिखित, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से गलत कौन है। तो सरस्वती के 4 पर्याय में गलत कौन है, तो आंसर बनेगा सी, भामा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भारती, शारदा और बागेश्वरी ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची। 109 में पूछे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है इसमें, वह है आपका छत्री, बाकी सभी आपके तद्भव के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 में पूछा गया वेश्या के 4 पर्याय दिए गए, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो देखा जाए तो उल्टा, आंसर सी बनेगा। गणिका भी बोलते हैं, वारांगना भी बोलते हैं और रंग बोलते हैं, ये पर्यायवाची है। जबकि कुल्टा किसको बोलते हैं हम लोग, कुल्टा जो कुलों का नाश करने वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल्टा बोलते हैं। 112 में देखिए नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो नहीं, नई जमीन का सही अर्थ क्या हुआ, आंसर बनेगा आपका पुराने को मिटाना, अनूठा प्रयोग, लिखे हुए को काटना, बड़ी लकीर खींचना, नई जमीन तोड़ना। तो इस देखते हैं जवाब क्या, इसका जवाब बनेगा अनूठा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जवाब क्या बनना है, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं संस्कृत 4 वाक्य गलत है। तो यहाँ पे फॉल्स मान लिया गया। चलिए 114 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बंध धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए गए रूपों में गलत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि बार बार एरर वो लोग करते हैं, लेकिन सजाएं विद्यार्थियों को भरना पड़ता है। दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग आयोग में बैठे ऐसी गलतियां करते रहते हैं, बिना रीडिंग किए पेपर को कैसे प्रिंट आउट करा करके और एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे वो रूप दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन है। तो गजब हाल है भाई, एकदम से मतलब एरर। युष्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है। तो युष्मत में ये त्वई, युवो, युष्मास यानी तो नहीं होता है, आंसर ये आपका क्या है, गलत है सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है, वो है आपका भारवी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 में भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है, तो कौन है, आंसर बनेगा आपका यहाँ पे, आंसर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी बनेगा आंसर, क्योंकि राम से संबंधित जो है, अच्छा ज्वर और महावीर चरित नाटक वो राम के जीवन से संबंधित है, आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है काव्य शोभाकरण धर्मान लक्षण प्रशिक्षित किस, तो सही जब बनेगा आंसर नंबर दंडी का यह कथन है। क्वेश्चन में पूछा गया स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन है, तो आंसर बी ताम, ये गलत है, पूछा गलत कौन है, बाकी अस्पृश्य सह अस्पृश्यतम अस्पृश्यत ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 में पूछा गया है, 122 नंबर क्वेश्चन है श्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है, अब इसमें बनेगा आंसर नंबर स्वशु है, गलत है। रघुवंश महाकाव्य सर्ग है, तो रघुवंश महाकाव्य में कुल सर्ग है, आंसर नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य लिखा किसने, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 में पूछा गया है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचय में कर्ता कौन है, तो आंसर नंबर सी बनेगा, नीचे जो है इसमें आपका कर्ता हो जाएगा। 125 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया है गंगा हिमालय से निकलती है, इसके लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए हैं, सही वाक्य है। तो आंसर बनेगा आपका गंगा हिमालयात प्रभवत। ये आपका अनुवाद है हिंदी से संस्कृत में। हमने 125 क्वेश्चन देख लिया और पेपर था 2013 का। तो आप मुझे कमेंट करके 13 का पेपर हमने सॉल्व किया, कैसी लगी आपको वीडियो ये मुझे अवश्य कमेंट करेंगे। और प्लीज़ समझ में आए तो लाइक भी करेंगे और आपके मित्र मंडली जो भी पीजीटी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।